सामाजिक कार्य सेमेस्टर सेकंड कोर्स SW202 कोर कोर्स 4 टाइटल अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी फॉर सोशल वर्क यूनिट 4 फ्राइड का मनोविश्लेषण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू मस्ट बी इंजॉइंग योर स्टडीज़। आप अपने अध्ययन को इंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है फ्राइड का मनोविश्लेषण। वास्तव में आपका पेपर है सामाजिक कार्य। उस सामाजिक कार्य में मनोविज्ञान का क्या योगदान है, मनोविज्ञान कैसे अपनी भूमिका निभाता है, कहाँ आपको मनोविज्ञान समझना है, वो इस पेपर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और उसी के अंदर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व में आपका आता है यूनिट नंबर 4 में कि फ्राइड का मनोविश्लेषण। वास्तव में मैं आपको बताऊं मनोविश्लेषण का मैं भी आपसे बात करूंगा। सिगमंड फ्राइड जो हैं ये बेसिकली फिजिशियन थे और इनको हम मनोविज्ञान का एक पिता, वन ऑफ द फादर के रूप में मानते हैं। इनका योगदान मनोविज्ञान को समझने में इतना था, इतना जबरदस्त था कि इनके कंट्रीब्यूशन को हम भुला नहीं सकते और आज भी ये रेलिवेंस है, आज भी इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आओ आज हम बात करेंगे कि फ्राइड का मनोविश्लेषण क्या है, क्या होता है, कैसे अपन बात करते हैं, जिसको बार बार हम लोग कई बार आम भाषा में कहते हैं साइकोएनालिसिस, वो है क्या चीज, उसकी बात करें। सिगमंड फ्राइड, पहले मैं सिगमंड फ्राइड का एक लाइन में परिचय दूंगा। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के तंत्रिका विज्ञानी, न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मनोविश्लेषण की स्थापना की। उनके इस योगदान के लिए इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा गया। न्यूरोलॉजी क्या है? ब्रेन। हमारी ब्रेन एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है जिसको कहते हैं न्यूरॉन। उस न्यूरॉन से क्या बन गया? न्यूरोलॉजी। लोगी का मतलब साइंस, न्यूरो मीन्स ब्रेन सेल्स। जो विज्ञान ब्रेन के कोशिकाओं की बात करता है वो न्यूरोलॉजी, और उसको स्टडी करने वाला क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजिस्ट। तो फ्राइड बेसिकली मनोविज्ञान के नए विद्यार्थी नहीं थे, वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और उन्होंने ये इतना बड़ा योगदान दिया। अब वह साइकोएनालिसिस उन्होंने कैसे दिया, कैसे वो न्यूरोलॉजी से मनोविज्ञान में आए, इसकी मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में भूमिका बताऊंगा। फ्राइड मेडिकल की डिग्री के पश्चात निजी प्रैक्टिस करने लगे। उन्हें पेरिस में जेन मार्टिन चारकोट के कार्य को देखने के लिए अनुदान मिला। चारकोट सम्मोहन, जिसे आप हिप्नोसिस कहते हो, के द्वारा मानसिक रोगों का उपचार कर रहे थे। वियना लौटकर फ्राइड जोसेफ ब्यूरर के संपर्क के साथ काम करने लगे, जो सम्मोहन से हिस्टीरिया के रोगियों का उपचार कर रहे थे। हिस्टीरिया में रोगी किसी रोग जैसे अंधता, ब्लाइंडनेस, बहरापन, डेफनेस, लकवा, पैरालिसिस जैसे लक्षण बताता है, जबकि शारीरिक रूप से इसका कोई कारण नहीं होता। यहां पर प्राप्त अनुभवों के आधार पर फ्राइड ने व्यक्तित्व और मानसिक रोगों के सिद्धांत विकसित किए, जो कि मनोविश्लेषण के नाम से जाने गए। एक्चुअली क्या हुआ कि फ्राइड, जैसा मैंने कहा, न्यूरोलॉजिस्ट थे, वो बेसिकली एक डॉक्टर थे। वो अपनी डिग्री जब उनको MBBS की मिली, उसके बाद में वो पेरिस में जियान चारकोट से मिले। चारकोट जो है वो हिप्नोसिस के द्वारा लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। हिप्नोसिस आप जानते हैं, सभी जानते हैं, सम्मोहन, कि जिसमें हम सजेशन के द्वारा व्यक्ति को जो चाहते हैं उसकी बैक हिस्ट्री पर, उसके पूर्व जीवन पर जो है वो उससे पूछते हैं और व्यक्ति वो चीजें बताने लगता है। तो हिप्नोसिस के द्वारा चारकोट जो है वो मानसिक रोगों का उपचार कर रहे थे। फ्राइड उनसे मिले। जब फ्राइड वापस लौट कर आए तो उनकी मुलाकात हुई, वो काम करने लगे जोसेफ ब्यूरर के साथ। जोसेफ ब्यूरर जो थे, ब्यूरर भी हिप्नोसिस हिप्नोसिस के द्वारा हिस्टीरिया के रोगियों को सही कर रहा था। अब आप कहें हिस्टीरिया क्या चीज है साहब? ये एक मानसिक रोग में ब्रॉड कैटेगरी होती है, साइकोन्यूरोसिस, साइकोसिस, साइकोसोमेटिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साइकोन्यूरोसिस में आपके आता है एंजाइटी, फोबिया, हिस्टीरिया, डिप्रेशन, हाइपोकॉन्ड्रियोसिस एक्सेट्रा।
साइकोसिस में आते हैं सीवियर शिजोफ्रेनिया, पैरानोइया, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। हिस्टीरिया में क्या होता है, आप फिर कहते हो कि मुझे ये बीमारी है, मुझे रोग है, आई एम सफरिंग फ्रॉम, इस रोग से मैं सफर कर रहा हूं, जबकि वास्तव में उसका फिजिकल काज कोई होता ही नहीं है। आपको डेफनेस है ही नहीं है, लेकिन आप कहोगे मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं बोल सकता हूं मेरे लैरिंग्स में जहां वोकल कॉर्ड है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यक्ति क्या कहता है कि मैं बोल नहीं सकता। वो कहता है मेरे हाथ में बिल्कुल सेंसेशन नहीं है, पैरालिसिस हो गया, जबकि हाथ उसका बिल्कुल सही होता है। यानी वह किसी बीमारी के लक्षणों को बताता है, जबकि बीमारी वास्तव में नहीं होती। वो उसका कारण, उसके कई अनेक कारण है, वो अपना ये टॉपिक नहीं है। फ्रायड ने ब्यूरर क्या कर रहे थे हिस्टीरिया के द्वारा, उसको कहते आप अपने पास्ट में जाओ, फिर आप ये करो, तब रोगी बताता था कि वास्तव में उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो ये देखा गया, इन्होंने केस ट्रीट किया था मिस एना ओ का, ये देखा गया कि अगर हम सम्मोहन की क्रिया करें तो हिस्टीरिया के सिम्टम चले जाते हैं, हिस्टीरिया क्योर हो जाता है। तो फ्रायड जो है यहां पर ब्यूरर के मिलने के बाद इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और इसको फिर इन्होंने मनोविश्लेषण का नाम दिया। अब मनोविश्लेषण सिद्धांत है क्या? मनोविश्लेषण सिद्धांत की मूल भावना को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। नंबर 1, चेतन के स्तर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नंबर 2, व्यक्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। नंबर 3, व्यक्तित्व की गति की, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। नंबर 4, व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अब ये जो बिंदु मैंने आपके सामने लिखे, अभी बोले, इनको हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। आज जिन बिंदुओं पर हमारा कंसंट्रेशन होगा आज की क्लास में, लेक्चर में, वो होगा चेतन के प्रकार और व्यक्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनालिटी। अब लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं चेतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। फ्रायड ने चेतन के 3 प्रकार बताए। पहले का उन्होंने कहा कॉन्शियसनेस, चेतन, दूसरे को कहा अर्धचेतन, सबकॉन्शियसनेस, और तीसरे को इन्होंने कहा अनकॉन्शियसनेस, अचेतन। मैं तीनों को विद एग्जांपल्स आपके सामने क्लियर कर दूंगा और मनोविश्लेषण की परिभाषा यहां से निकाल के दूंगा। चेतन, चेतन से तात्पर्य मन के उस भाग से है जिसमें वह सभी अनुभूतियों एवं संवेदनाएं होती हैं जिनका संबंध वर्तमान से होता है। दूसरे शब्दों में, चेतन क्रियाओं का संबंध तात्कालिक अनुभव से होता है, इसलिए चेतन व्यक्तित्व का लघु एवं सीमित पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। चेतन, देखिए, व्हाट इज चेतन, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? चेतन वो है जहां आप अपने जीवन के वर्तमान सुखद अनुभवों को रखते हो, उन अनुभवों को जिनको याद करके, जिनका ध्यान आते ही आपको प्राउड फील होता है, आपका गर्व से सीना ऊपर हो जाता है, सीना चौड़ा होता है, आपके मुंह का स्वाद अच्छा होता है, अच्छी अच्छी जीवन की बातें, मुझे ये उपलब्धि आज मिली, आज मैं टॉप किया, आज मैं आईएएस क्लियर कर गया, आज मैं स्टेट सर्विसेज में आ गया, आज मैं लेक्चरर बना, आज मेरा विद्यार्थी आईएएस बन गया, आज मेरा विद्यार्थी मिनिस्टर बन गया। जो भी आपकी अच्छी चीजें प्लेजेंट हैं वर्तमान में, उनको जिस मन में आप संजो कर संभाल कर रखते हो, वो आपका चेतन मन है। उसके बाद आता है सबकॉन्शियस। अर्धचेतन मन का वह भाग है जिसमें व्यक्ति की स्मृतियां, घटनाएं आदि चेतन अनुभव में नहीं होते, लेकिन प्रयास करने पर इन्हें चेतन मन में लाया जा सकता है। इसे अवचेतन, प्री कॉन्शियस माइंड भी कहा गया। अब सबकॉन्शियस क्या है, मैं इसको बोलूंगा, फिर मैं अनकॉन्शियस पर आऊंगा, फिर तीनों को एक एग्जांपल के साथ लिंक करके बता दूंगा। अर्धचेतन में जो घटनाएं आपके दिमाग में पड़ी हुई हैं, वह चेतन में नहीं है, चेतन में नहीं है, आपको रेडिली अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रयास करो, कोशिश करो, जोर लगाओ, तब वो आपके चेतन मन में आ जाएंगी। यानी
चेतन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रयास करने पर वह आपको स्मृति में आपके आ जाएंगी। वो आपका मन क्या कहलाया? आपका अर्धचेतन मन। इसको अवचेतन मन भी कहते हैं। मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। अचेतन मन की बात कर लूं, फिर मैं तीनों को एग्जाम्पल देके लिंक करने का आपके सामने प्रयास करूंगा। तीसरे मन को इन्होंने कहा अचेतन मन। फ्रायड ने कहा अनकॉन्शियसनेस, अचेतन मन। अचेतन मन वह भाग है जिसमें व्यक्ति के मन में रहने वाले विचार एवं इच्छाओं का स्वरूप असामाजिक, एंटी सोशल, कामुक, सेक्सुअल, अनैतिक, इमोरल तथा घृणित, हेट्रेड, घृणित होता है। ऐसी इच्छाओं का चेतन से दमन करके, रिप्रेस करके व्यक्ति भूलने का प्रयास करता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब आपके वो विचार, आपके वो एक्ट जो अनैतिक हैं, यानी अनैतिक कौन? जो समाज को स्वीकार्य नहीं है, जिनको देखकर आपको डर लगता है, आप भयभीत हो जाते हैं, जिसके याद करने पर आपके मुंह का स्वाद खराब होता है, उन्हें हम अपने चेतन मन से धकेल कर, रिप्रेस करके, धकेल कर उसे किस मन में डाल देते हैं? अचेतन मन में डाल देते हैं। अब मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करूंगा। चेतन मन कौन है? रेडिली सुखद। अवचेतन ना सुखद ना दुखद। प्रयास करोगे तो आपको याद आ जाएगा। और अचेतन मन क्या है? यह आपका वो है जहां आप अपने जीवन के कटु अनुभवों को, जो आपके मन में गलत विचार आते हैं या आपके साथ कोई गलत करता है, आप उसे भूलना चाहते हो, वह आपके अचेतन मन में। मैं अब इन तीनों को एग्जाम्पल के साथ आपके सामने ला रहा हूं। मैं एक शिक्षक हूं। मैं पिछले 40 साल से मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूं। आज मेरे बहुत से विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हैं। मेरे बहुत से विद्यार्थी आज आईएएस हैं। बहुत से विद्यार्थी स्टेट प्रोविंशियल सर्विसेज, राजस्थान में जिसको आरएस कहते हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सर्विस कहते हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ है। मेरे आज विद्यार्थी एमएलए एमपी भी हैं। आज मेरे एक विद्यार्थी, मैं नाम लेने में कोई मुझे संकोच नहीं, चेतन मन है, माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो मेरे विद्यार्थी हैं। अब मेरा एक विद्यार्थी आज भारत सरकार के मंत्रिमंडल में है, उसका नाम याद करके कि वो मेरे विद्यार्थी हैं, मुझे सुख का अनुभव होता है। वो मेरे किस मन में है? मेरे चेतन मन में है। मैं जिस दिन प्रोफेसर बना, जिस दिन मैं हेड बना, जिस दिन मैं डीन बना, मुझे वो दिन वो याद आता है कि अरे उस दिन मैं बना, ये हुआ, वो मेरे चेतन मन में है। आपको जो उपलब्धियां अच्छी लगती हैं, अवेलेबल हैं, उन्हें आप अपने चेतन मन में रखते हो। ये आपका चेतन मन है। मैं शिक्षक हूं, अभी मैंने अच्छी अच्छी बातें बता दी। आईएएस विद्यार्थी है, मेरा फलाना है, मेरे स्टूडेंट मिनिस्टर हैं। मैं शिक्षक रहा। मान लीजिए एक विद्यार्थी मेरे साथ कोई मिसबिहेव कर लेता है, दुर्व्यवहार कर लेता है, और वो दुर्व्यवहार इतना कर लेता है कि वो फिजिकल अटैक भी कर देता है। अब फिजिकल अटैक करने के बाद अगले दिन मैं विश्वविद्यालय में आता हूं, तो मुझे उसका चेहरा याद करके, उसका नाम याद करके मुझे एक तरह से कष्ट होता है। मैं उस घटना को भूलना चाहता हूं, है मेरे साथ, लेकिन मैं भूलना चाहता हूं। उस घटना को मैं चेतन मन से हटाकर, रिप्रेस करके, उसका दमन करके जिस मन में भेज दूंगा, वो मेरा अचेतन मन है। घर में मान लीजिए सुसाइड हुआ, किसने आत्महत्या कर ली, अब वो घटना याद करके आत्मा कांपती है, उसको आप भूलने का प्रयास करते हो, वो आपके अचेतन मन में है। मैंने दूसरे कोरोना काल में अपने बड़े बेटे को खोया, वो कोरोना काल था। अब जैसे ही कोई कोरोना शब्द आता है, वो पूरा सिनेरियो मुझे कष्ट देता है। जो मैंने हॉस्पिटल में देखा, उसको मैं भूलने का प्रयास करता हूं। कोरोना शब्द को मैं दमन करके कहां डालने का प्रयास करूंगा? अपने अचेतन मन में। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सुखद है वो चेतन है, जो दुखद है वो आपका अचेतन है। अब सबकॉन्शियस, अर्धचेतन, अवचेतन, ना सुखद ना दुखद। मेरा एक विद्यार्थी जो किसी उपलब्धि को पाया या नहीं मुझे नहीं मालूम, वो मुझसे नहीं मिला, एमए पढ़कर चला गया, अपना काम किया, चला गया। वो कहां पहुंचा, मेरा कोई संपर्क उससे नहीं हुआ।
अब ना तो उसने साथ मेरे साथ कोई दुर्घटना की, मेरे साथ कोई मिसबिहेव किया कभी, ना मुझे मालूम है कि वो किस पद पर पहुंच गया। वह 5 साल के बाद मुझे मार्केट में मिलता है, कहता है कि सर, मैंने कहा बोलो। वो मुझे विश करता है, पांव छूता है, गुड मॉर्निंग करता है, कहता है सर मैं आपका विद्यार्थी रहा हूं। मैंने कहा कहां बेटा, मैंने लाखों विद्यार्थी पढ़ाए। कहां? सर मैं एमए में आपका विद्यार्थी था। अब मैं अपने दिमाग पे जोर लगाता हूं, यार एमए में पढ़ाया था कौन है। अब मैं अगर थोड़ा प्रयास करता हूं तो याद आता है कि अरे आपका नाम ये है, आप उस साल पढ़ते थे। वो मेरे ना तो सुखद में था, ना वो मेरे दुखद में था, वो मेरे अर्धचेतन मन में था। मैंने प्रयास किया और मुझे वो याद आ गया, ये आपका अर्धचेतन मन है। इसका मतलब मैं अगर आम भाषा में समझाऊं तो मैं ये समझाता हूं, कहने का करूंगा, चेतन मन आपके घर का ड्राइंग रूम है और अचेतन मन आपके घर का स्टोर हाउस है। आप अपने ड्राइंग रूम में क्या रखते हो? अच्छी अच्छी चीजें, फ्लावर पॉट्स, सीनरीज, फलाना, जिसको गेस्ट आकर देखते हैं, ओह कितना सुंदर है। और स्टोर में क्या रखते हो? टूटे डिब्बे, रद्दी अखबारें, सारा घर का कचरा स्टोर में। अगर मैं आपके घर आऊं तो आप सबसे पहले मुझे ड्राइंग रूम दिखाते हो कि सर ड्राइंग रूम में ले जाओगे, फिर आज सर मेरा घर देखिए। मैं कहा दिखाओ बेटा। अब उधर स्टोर बना हुआ है तो मैं कहता हूं वो कमरा क्या है, तो आप मुझे धक्का देके हाथ से धीरे से पुश करते हो, सर स्टोर है उसका क्या देखना, वो आपके घर का कचरा है। इसी प्रकार मेरे जीवन की जो दुखद बातें हैं वो कहां हैं? मेरे अचेतन मन में है। लेकिन अचेतन मन में है तो मेरे साथ। जब तक उनका समाधान नहीं करोगे, यदा कदा जब याद आती हैं आपको कष्ट पहुंचाएंगी और आपके व्यवहार को, बिहेवियर को डिस्टर्ब करेंगी। ध्यान से सुनना, अचेतन मन की बातों को चेतन मन में लाकर उनका समाधान करना मनोविश्लेषण कहलाता है। मनोविश्लेषण क्या है? अचेतन मन की बातों को चेतन मन में लाइए, उसकी टेक्निक्स है, मैं पार्ट 2-3 में जब आऊंगा उसमें बताऊंगा। मुक्त साहचर्य, ड्रीम एनालिसिस। अचेतन मन की बातों को चेतन मन में लाओ। जब तक उसको चेतन में नहीं लाओगे, उनका सामना नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तब तक समाधान कैसे करोगे? तो अचेतन मन की बातों को चेतन में लाकर उनका समाधान करना मनोविश्लेषण कहलाता है। मेरे हाथ में उंगली में एक कांटा चुभ गया, मुझे आपकी क्लास लेने आना है। अब गाड़ी में बैठा, स्टीयरिंग पकड़ा, दर्द होने लगा। मैं क्लास में आया, मैंने बच्चों से कहा बेटा मेरी उंगली में एक कांटा चुभ गया है, मैं आज चौक या मार्कर नहीं पकड़ पाऊंगा, आप कोई आओ और मेरी उंगली में से कांटा निकाल दो। अब आप क्या करते हो? आप अपनी फिंगर को मेरी उस उंगली के पार्ट पर जहां मैं कह रहा हूं पेन है, उस पर आप अपनी उंगली चलाते हो। अब अगर जहां कांटा है वहां आपको चुभन महसूस होगी, जब चुभन महसूस होगी तो कांटा दिखेगा, आप निकाल के फेंक दोगे। आपने अपने हाथ को मेरी उंगली पर फेरा, चलाया, आपको कुछ भी चुभन महसूस नहीं हुई। आपने कहा सर कोई कांटा है ही नहीं है, आपको वहम हो गया। मैं कहता हूं नहीं बेटा वहम नहीं हुआ, मैं गार्डनिंग करके आ रहा हूं घर से और मुझे बहुत दर्द है, आप प्लीज देखो। अब आप क्या करते हो? अब आप मेरी उंगली को पकड़ के प्रेस करते हो। देखिए मैं प्रेस कर रहा हूं, जैसे आप दबाओगे जो कांटा अंदर चला गया उभर कर ऊपर आ जाएगा, और जैसे ऊपर आया आपको दिखा, आपने नीडल लिया और उस कांटे को उठाकर फेंक दिया, मेरी पीड़ा खत्म हो गई। इसी प्रकार अचेतन मन की बातों को चेतन मन में लाइए, उनका सामना करिए, देखिए और उनका समाधान करिए। इसे क्या कहा गया? मनोविश्लेषण। तो मन के 3 प्रकार इन्होंने बताए, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। फ्रायड का मानना था कि यही दमित विचार व्यक्ति में मानसिक रोगियों के अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूप में रोग के लक्षणों, सिम्टम्स के रूप में परिलक्षित होते हैं। अचेतन की बातों को चेतन में लाकर उनका समाधान ही मनोविश्लेषण कहलाता है। तो कहता है जो आपके अचेतन में है वह जो है सिम्टम के रूप में, रोग के रूप में सामने आता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, और उनको आप चेतन में लाइए और उनका समाधान करिए। अभी मैंने बताया उसी को मनोविश्लेषण कहा गया। अब फ्रायड का दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे कहा गया व्यक्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। इन्होंने पर्सनैलिटी के, व्यक्तित्व के
तीन स्ट्रक्चर, तीन संरचना में तीन चीजें बताई। नंबर 1 उपाहम, जिसको इड कहते हैं, ईगो जिसको अहम कहते हैं, परा अहम जिसको सुपर ईगो कहते हैं। सो इड, ईगो, सुपर ईगो, हमने अक्सर इन शब्दों को सुना है, लेकिन ये होता क्या है ये हमें क्लियर नहीं होता। तो अब हम इन तीनों पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। इड का मतलब क्या है, ईगो क्या और सुपर ईगो क्या है। आइए शुरू करें इड। पहले मैं पढ़ के आपको बताऊं, फिर मैं समझाऊंगा। इड उपाहम से यानी इड से उठने वाले आवेग, इंपल्स, इच्छाएं जन्मजात होती हैं। इसमें कामुकता, सेक्सुअल, आक्रामकता, अग्रेशन जैसे आवेग होते हैं, जिन्हें करने में व्यक्ति को आनंद का अनुभव होता है, प्लेजर फील होता है। उपाहम सही और गलत की पहचान नहीं करता। फ्रायड के अनुसार उपाहम पूर्णता अचेतन मन में होता है। क्योंकि इसकी पूर्ति आनंद की अनुभूति कराती है, इसलिए कहा गया कि यह सुख के सिद्धांत पर काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। क्या है इट? अब देखिए, हर व्यक्ति के अंदर कुछ आवेग, इंपल्स आप समझते हैं, इच्छाएं होंगी। अब वो कुछ इच्छाएं ऐसी होती है, फ्रायड की पूरी थ्योरी लिबिडो, अब क्योंकि हम सोशल वर्क में पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान में होता है तो कम से कम महीना भर फ्रायड पढ़ने में लग जाता है। इनकी सेक्सुअल एनर्जी पर पूरा थ्योरी है। ये कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल डिजायर, आक्रामकता, गुस्सा, ये हर व्यक्ति के अंदर है। अब ये वो आवेग हैं जिसको करने में उसको मजा आता है, प्लेजर फील होती है। इड ये नहीं जानता कि जो इच्छा मेरी उठ रही है, मैं इसको पूरा करने जा रहा हूं, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, परिणाम क्या होगा, वह इस चीज को नहीं समझता। वो कहता है ये काम मुझे करना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे आनंद आता है, मुझे मजा आता है, मुझे प्लेजर मिलता है, इसलिए मैं तो इड की इच्छा पूरी करूंगा। इसलिए क्या कहा गया, इड जो है वो सुख के सिद्धांत पर काम करता है। मैं कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूं अभी, जब इड, ईगो, सुपर ईगो तीनों बता दूंगा तो फिर एक एग्जांपल से तीनों को समझाने का आपको प्रयास करूंगा। दूसरा इन्होंने कहा ईगो, यह मन का वह भाग है जो उपाहम, इड से उठने वाली इच्छाओं की पूर्ति के परिणाम बताता है। यह व्यक्ति को सत्यता, एक्चुअलिटी, वास्तविकता का आभास करवाता है। इसलिए कहा गया कि अहम वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। अहम को व्यक्तित्व की कार्यपालक शाखा, एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी कहा गया। देखिए, इड से उठने वाले विचार ये नहीं जानते सही गलत क्या है, उनको वो काम करना है इसलिए वो करने की बात करते हैं। पर ईगो जो है ये आपको बताता है कि देखो, इच्छा तो पूरी करने जा रहे हो, पर इसके परिणाम सोच लो, इसके रिजल्ट क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, सत्यता क्या है, वो आपको एहसास करवाता है। इसलिए क्या कहा गया, ये वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। अगर ये वास्तविकता के सिद्धांत पर मुझे इड से उठने वाली इच्छाओं को रोक रहा है, तो ये मेरे पर्सनालिटी को क्या कर रहा है, कार्यपालक क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव, जो पूरे ऑफिस को चलाता है। इसलिए इसको क्या कहा गया कि अहम को व्यक्तित्व का कार्यपालक ब्रांच भी कहा गया। अब आइए परा अहम पर। परा अहम व्यक्तित्व का वह भाग है जो व्यक्ति को उसके मूल्य, वैल्यूज, नैतिकता, मॉरलिटी आदि का आभास करवाता है। सत्यता नहीं, आपकी वैल्यूज, आपकी मॉरलिटी, आपका कल्चर, आपकी संस्कृति। यह नैतिकता के आधार पर व्यक्तित्व के उपाहम से, इड से उठने वाले आवेगों को नियंत्रित करता है। इसलिए परा अहम नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी। इसे व्यक्ति की नैतिक भुजा भी कहा गया, मॉरल आर्म भी कहा गया। अर्थात यह कहा जा सकता है, परा अहम उपाहम के उठने वाले आवेगों को उसके आवेशों के आधार पर नियंत्रित करता है। परा अहम का विकास समाजीकरण से होता है। फ्रायड ने व्यक्तित्व के निम्न बिंदुओं को भी, वो आगे बात करूंगा, प्रस्तुत किया। अब ध्यान से सुनो।
इड वो इच्छाएं जो प्लेजर देती हैं, ईगो जो आपको सत्यता बताता है, पराअहम जो है ये आपको बताएगा आपकी नैतिकता, आपकी मॉरलिटी, आपके संस्कार, आपका कल्चर। क्लियर? वो आपको बताएगा कि मुझे वो इच्छा पूरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बड़ों के सामने गुस्सा आया, पापा कभी डांट देते हैं, गुस्सा आता है, फिर हम हमारा मूल्य क्या बताते हैं कि हमें बड़ों के आगे अग्रेशन नहीं दिखाना। ये कौन बताएगा? ये आपको बताएंगे आपके मूल्य, आपके संस्कार। तो ये काम किस पर करता है? आपकी नैतिकता पर काम करता है। इसलिए कहा गया कि नैतिकता के सिद्धांत पर प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी, और ये नैतिक भुजा है। अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की प्रयास करूंगा कि क्या ईगो है, क्या इड है, क्या ईगो है, क्या सुपर ईगो है। मुझे मेरे एक उदाहरण को अन्यथा नहीं लेना, बिल्कुल कोशिश मेरी है दिमाग में आपके कंसेप्ट जमा दूं। मुझे अग्रेशन है मेरे अंदर बहुत, मुझे मारने पीटने का बहुत शौक है भाई। जब तक किसी को मार ना लूं खाना नहीं पचता। अब बेटे बड़े हो गए, शादियां हो गई, अब किसको पीटे? उन पर हाथ उठा नहीं सकते। तो मैं क्लास में गया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लास है। अब हाथ में कहते हैं ना खुजली हो रही है पीटने के लिए, पीटने में आनंद आता है। तो मैंने एक विद्यार्थी से कहा खड़े हो जाओ, क्लास में मोबाइल क्यों चला रहे हो भाई? तो कहता है सर मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने उसको बुलाया, डांटने के बाद मैंने उसको घुमाकर एक थप्पड़ मार दिया। जैसे मैंने उसको मारा, क्लास पूरी की पूरी हैरान हो गई कि सर ने आज क्या किया, लेकिन मुझे आनंद आया कि मैंने अपने उस आवेग को पूरा कर लिया। ये मेरा क्या है? इड है। जैसे ही मेरे मन में विचार आया, मेरी ईगो ने मुझसे कहा, सत्यता बताई कि अभी क्लास में लड़के चुप बैठे हैं, क्लास के बाद मलिक साहब आपका घेराव होगा, आपका सस्पेंशन होगा, आपको यूनिवर्सिटी एक्शन लेकर बाहर निकालेगी कि आप बच्चे पर क्लास में हाथ नहीं उठा सकते, नौकरी जाएगी, बदनामी होगी। ये एक सत्यता है। ये मुझे किसने कहा? ईगो ने कहा। मेरी सुपर ईगो ने कहा, कहते हैं जब पिता और पुत्र के जूते का नाप एक हो जाए तो पुत्र नहीं मित्र होता है। ये किसने बताया? ये बताया मेरी संस्कृति ने, मेरे नैतिकता ने, मेरे मूल्यों ने। मैं आपको क्लास में डांट सकता हूं, आप मिसबिहेव करते हो, मैं डांट सकता हूं। आप नहीं मानते, मैं क्लास से बाहर निकाल सकता हूं। आप नहीं मानते, मैं विश्वविद्यालय से रेस्ट्रिकेट करवा सकता हूं, लेकिन मुझे हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। यह मुझे किसने बताया? मेरे पराअहम ने, मेरी सुपर ईगो ने। तो मानव में जो इड से विचार उठते हैं, उनको कौन रोकता है? ईगो सत्यता के आधार पर, और सुपर ईगो आपकी नैतिकता के आधार पर। जो छात्र या व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का होता है, उसमें व्यक्तित्व में फ्राइड के अनुसार इड का प्रभुत्व होगा, ईगो सुपर ईगो कमजोर होगा। ईगो सुपर ईगो अगर मेरा कमजोर है, अगर मैं सत्यता को नहीं भांप पा रहा, मेरे मूल्य नैतिकता नहीं है, तो फिर मैं इड से उठने वाला जो विचार है उसका पूरा करूंगा, आनंद मिलेगा, और जो उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे उसको भुगतूंगा। मनोविज्ञान में मैंने कई पीएचडी स्टूडेंट को यह काम करवाया। ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं, जैसे बलात्कारी, क्रिमिनल, चोरी वाले, इनकी जब मैंने पर्सनैलिटी की स्टडी करवाई, आपको जानकर जो बोल रहा हूं वही मिला। उनके व्यक्तित्व में इड हावी था, ईगो सुपर ईगो कमजोर था। अब आप कहोगे, मैंने कहा सुपर ईगो, इनका विकास कौन करता है? इनका विकास समाज करता है। समाजीकरण, परिवार सिखाता है। सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज सिखाएगा मूल्य, परिवार सिखाएगा, स्कूल सिखाएगा, आपका कॉलेज का शिक्षक सिखाएगा। मैं एक उदाहरण देके इसको भी समझा दूं। मान लीजिए आप मेरे घर आते हैं, आपके साथ एक 4-5 साल का, 3 साल का बच्चा है। मैंने आपके सामने मिठाई रखी, बड़ों को मिठाई खाओ, तो वो पहले कहता है नहीं सर खा के आया, फिर थोड़ा सा तोड़ेंगे, लेकिन बच्चे को कहना नहीं पड़ता। वो बच्चा तो झपटा कुश्ती करता है प्लेटों पर, दे अटैक पे अटैक। उसी अटैक में वो इतनी जोर से करता है कि वो प्लेट ही टेबल से गिरी और प्लेट टूट गई। जैसे प्लेट टूटी, मां बच्चे को घूर कर देखती है कि किसी के घर की प्लेट तोड़ दी। फिर घर जाकर उसको क्या कहते हैं
कि किसी के घर में ऐसा व्यवहार नहीं करते। बेटा जब कोई कहे तो पहले थैंक यू बोलते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं हम मैं खा के आया, फिर खाना भी है तो थोड़ा सा शिष्टाचार से खाओ। ये किसने सिखाया? समाज ने सिखाया, परिवार ने। तो इसलिए जो सुपर ईगो है इसका विकास कौन करता है? समाज करता है। वहां से हमारे अंदर ये चीज आती है। नाउ इन्होंने एक पॉइंट लास्ट आपको और बता के आगे बढ़ेंगे। इन्होंने इंस्टिंक्ट की बात की, मूल प्रवृत्तियों की बात की। मूल प्रवृत्ति से फ्रायड का तात्पर्य ऐसे जन्मजात शारीरिक उत्तेजना से है जिसके द्वारा व्यक्ति के सभी तरह व्यवहार निर्धारित किए जाते हैं। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को दो भागों में बांटा, जीवन मूल प्रवृत्ति लाइफ इंस्टिंक्ट और मृत्यु मूल प्रवृत्ति डेथ इंस्टिंक्ट। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस कहा गया। जीवन मूल प्रवृत्तियों द्वारा व्यक्ति रचनात्मक कार्य करता है, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसको थेंटोस कहा गया, इसमें व्यक्ति नेगेटिव विध्वंसकारी काम करता है। यानी वो कहते हैं हमारे अंदर दो इंस्टिंक्ट हैं, लाइफ और डेथ। लाइफ जो है कंस्ट्रक्टिव है और डेथ क्या है? वह विध्वंसकारी है। लाइफ को इन्होंने इरोस कहा और डेथ को इन्होंने थेंटोस कहा। तो आज के इस लेक्चर में हमने फ्रायड के मनोविश्लेषण का परिचय लिया, जिसमें यह देखा मनोविश्लेषण क्या है, अचेतन से चेतन में लाकर समाधान करना। मन चेतन है, अर्धचेतन है, अचेतन है। व्यक्तित्व की संरचना में इड है, ईगो है, सुपर ईगो है। हम कैसे काम करते हैं, इड का नियंत्रण कौन करता है? ईगो सुपर ईगो करते हैं। और जिनका इड हावी है, ईगो सुपर ईगो कमजोर है, वह गलत डेलिंक्वेंसी अपराध की तरफ जाता है। आज इस टॉपिक को हमने यहां पर कवर किया। मुझे आशा है कि इन एग्जाम्पल से आपको निश्चित रूप से कंसेप्ट क्लियर होगा। धन्यवाद। जय हिंद।